Hello students, I hope you all are doing well. I have brought today a critique of development, Narmada Bachao Andolan. This topic is in Gandhi and contemporary world from the first unit, second subtopic. This topic critique of development, since it is part from Gandhian idea, तो गांधी का जो विकास का जो आधार था या जो हम वैकल्पिक आधुनिकता कहते हैं गांधी के उस जो पूरी फ़िलॉसफ़ी को है, हालांकि वो फ़िलॉसफ़ी डेविड हार्डमन द्वारा दी गई थी। तो बेसिकली हम लोग ये जो टॉपिक क्रिटिक ऑफ डेवलपमेंट करेंगे, ये एक पर्यावरणीय संदर्भ में भी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड what exactly Narmada Bachao Andolan tries to relate. Okay, what this whole lot of movement tries to raise, क्या इस पूरे आंदोलन ने मुद्दों को उठाने की कोशिश की। हालांकि काफ़ी सारे मुद्दे हैं, पर जो कुछ मुद्दे मैंने लिस्ट कर रखे हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, वो मुद्दे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। Whenever you are asked in exam, so you have to explain the whole movement। थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो इसको सामाजिक आंदोलन से। मैंने सामाजिक आंदोलन पे काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, जिसमें ट्राइबल मूवमेंट पे, इन्वायरमेंटल मूवमेंट पे, सब पे बना हुआ है। तो आप वहाँ से भी बहुत सारे जो कंटेंट है वो ले सकते हो, और ये वाला जो कंटेंट है उसको ऐड ऑन करके आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। ठीक है, so let us start the discussion that what were the issues which were raised by नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा उठाए गए मुद्दे क्या थे? तो पहला जो मुद्दा था वो है कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों पर संघर्ष। अब क्योंकि वी ऑल ऑफ अस नो दैट देयर आर थ्री मेजर रिसोर्सेज विच इज़ हाईली कंटेस्टेड, और वो रिसोर्सेज क्या हैं? जल, जंगल, ज़मीन। ये तीन रिसोर्सेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और फ्रॉम टाइम मेमोरियल, बहुत समय से, कॉलोनियल समय से इन पे आधिपत्य जमाने के लिए, इन पे नियंत्रण जमाने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए काफ़ी पॉलिसीज़ बनी। पहले औपनिवेशिक सरकार द्वारा, कुछ हद तक उत्तर औपनिवेशिक काल में भी चीज़ें कैरी हो रही हैं, हालांकि काफ़ी बदलाव आ रहा है, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बन रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से इंडिपेंडेंट इंडिया में, क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ है, ठीक है। और जब भी मैं इस तरह के पॉपुलर मूवमेंट्स करवाती हूँ, क्लास में भी मैंने ये बोला है बच्चों को, दैट प्लीज़ ट्राई टू रिलेट इट विद द NCERT ऑफ 12th NCERT पॉलिटिकल साइंस का है, इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस। उसमें एक चैप्टर है पॉपुलर मूवमेंट्स। सो उस चैप्टर से भी आप बहुत अच्छा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को, इंट्रोडक्शन थोड़ा डिफरेंट देके, बिकॉज यू हैव टू राइट अ डिफरेंट आंसर, यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स, आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं कि मैम आप इंग्लिश में ज़्यादा बताती हैं, हिंदी में आप कम बताती हैं। तो मेरा उन बच्चों से ये एक एक्सप्लेनेशन समझो या रिक्वेस्ट समझो, ये है कि मैं जब भी इंग्लिश में बता रही होती हूँ, जो भी मैं बनाती हूँ स्लाइड्स और वीडियो, उसके साथ साथ हिंदी ट्रांसलेशन दिया होता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स में हिंदी के वर्ड्स थोड़े से ना डिफ़िकल्ट होते हैं। कई बार बच्चों को भी क्लास में हम जब समझाते हैं तो इंग्लिश में हम समझाते हैं, क्योंकि हिंदी के वर्ड्स कई बार बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है, समझने के लिए। हालांकि मैंने सारी जो उसका ट्रांसलेशन है बाकायदा स्लाइड्स में दिया हुआ है। स्टिल इफ़ यू हैव प्रॉब्लम्स, सो व्हाट वुड बी माय सजेशन, दैट द एरिया from which you could not understand, that part you can put in your comment. Okay, I will respond to that rather than just putting in vague that कि मैम ये ऐसे नहीं समझ में आया। तो जो भी आपको नहीं समझ में आता है उस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। हालांकि आई एम वेरी मतलब
कई बार टाइम बिल्कुल ही नहीं मिल पाता, तो बहुत ही बिज़ी शेड्यूल से मैं जो कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ ये अपना रूटीन बच्चों के लिए, सो दैट उनको हेल्प हो जाए, तो मैं ज़रूर करूँगी जब भी मुझे समय मिलेगा। ठीक है। और दूसरी बात है, आपके जो भी सजेशंस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, मैं उनको पढ़ लेती हूँ, उस पर मैं वर्क करती हूँ। और उम्मीद है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, चीज़ें उस लेवल पे वर्कआउट करूँगी, और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं समझने में, या जो भी आपके इश्यूज़ हैं, वो ज़रूर सॉर्ट आउट होंगे। ओके। सो नाउ द सेकेंड जो पॉइंट है, दैट इज़ सीरियस नेगेटिव इकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ लार्ज डैम्स। ठीक है। बड़े बांधों के गंभीर नकारात्मक पारिस्थितिक प्रभाव। अब जब हम ये पॉइंट लिखते हैं या बताते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा इकोलॉजी का क्या मतलब होता है। पर्यावरण, आप आसपास देख रहे हो पर्यावरणीय इशू कितने इम्पोर्टेंट हैं, और पर्यावरणीय जो प्रभाव है वो किन चीज़ों से ज़्यादा हो रहे हैं, क्या इश्यूज़ हैं जो पर्यावरण को, क्राइसिस को बढ़ा रहे हैं, उन सब चीज़ों की चर्चा बहुत ज़रूरी है। और ये जो बड़े बड़े बांध हैं, जिनको कभी नेहरू ने जो है मॉडर्न टेम्पल्स बोला था ऑफ इंडिया, तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो इनका जो दुष्परिणाम आता है, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। देन द थर्ड पॉइंट इज़ टेक्नोलॉजी ऑफ लार्ज डैम्स डिसरिगार्ड्स एनवायरमेंटल डायमेंशंस। बड़े बांधों की प्रौद्योगिकी पर्यावरणीय आयामों की उपेक्षा करती है। ठीक है। अब हमें ये ध्यान रखना है, जब भी लार्ज डैम्स बनाना इतना आसान नहीं है, और जब ये बनते हैं तो काफ़ी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ उसमें इन्वॉल्व होती हैं। और जब हम टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी ने पर्यावरणीय डायमेंशंस या पर्यावरणीय आयामों को ध्यान में रखते हुए बांध को बनाया है। कई बार, और ये बात मैं खुद नहीं कह रही, ये स्कॉलर्स कहते हैं। अगर आप इसमें बहुत इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक में, और आपको डिटेल्स और पढ़ना है, तो आप पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ लार्ज डैम्स इन इंडिया बाय सत्यजीत सिंह, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। हालांकि गांधी एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी ये रीडिंग दिया हुआ है। और जो भी टॉपिक्स मैं करवाती हूँ यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो रीडिंग्स हैं उससे करवाती हूँ, और प्लस जो भी स्टैंडर्ड बुक है या रीडिंग्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको समझ के फिर उसमें से जो इम्पोर्टेंट होता है वो मैं बच्चों को करवाती हूँ, और बाकी बच्चे भी इसमें से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। इफ़ यू वांट टू रीड इन डिटेल्स, यू कैन गो एंड search in library, you will get the book. There are few chapters which are important, which are given in your readings also. So this is a very beautiful work which has been done by Satyajit Singh, and you should read it if you are interested in water और environmental issues पे अगर रिसर्च करना चाहते हो या आगे करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है। देन चौथा पॉइंट है एडवर्सली अफेक्ट द डिप्राइव्ड ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। अब ये डिप्राइव ग्रुप्स कौन से होंगे? दलित्स, ट्राइबल्स, महिलाएं, विमेन एंड अदर डिपेंडेंट कम्युनिटीज, समाज के वंचित समूहों। अब ये ध्यान रखना है कि जो भी डिप्राइव ग्रुप्स हैं या मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, जिनको अब तक, या बेसिकली हम डिप्राइव्ड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनका इकोनॉमी जो स्टेटस है बहुत ही लो होता है। ठीक है। बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं वो, तो इसलिए भी उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो बड़े बड़े बांधों के आसपास जो लैंडलेस या मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स वाले लोग रह रहे हैं, या फिशर फोल्क रह रहे हैं, मछुआरे रह रहे हैं, आसपास और भी लोग जिनसे उनका जो रोज़ी रोटी जुड़ा हुआ है, लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए बड़े बांध बनना और उनका जो लैंड है उनसे छिन जाना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी रोज़ी रोटी उनसे छीनी जा रही है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि कई बार सामाजिक और सांस्कृतिक डायमेंशंस भी उसके साथ है। क्योंकि हम जब चीज़ों से जुड़ते हैं तो उसके साथ सिर्फ हमारा फिज़िकल जो है अटायर वही नहीं जुड़ता, बस उसके साथ हमारे जो संवेदनाएं हैं, इमोशंस हैं, वो जुड़ती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम या जो सरकारें हैं या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो थोड़ा सा जब इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें,
और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सिर्फ इकोनॉमिकल टर्म्स में ही नहीं, बल्कि हम उसे जो है सेंसिटिव टर्म्स में, इमोशनल टर्म्स में, मोरल टर्म्स में, ह्यूमन टर्म्स में भी इंटरप्रेट करें और तब जाके ऐसे बड़े बांधों का अंजाम दें, या उससे हो रहे या होने वाले जो डिस्प्लेसमेंट है, या जो जिन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, उस पर भी हम वर्कआउट करें। देन फिफ्थ पॉइंट है इम्बैलेंसेस इन द इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन। जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, चाहे फ्लोरा फौना, उसे उसके साथ रिलेटेड जो भी वहाँ पे लैंड अगर है उसका सबमर्ज हो रहा है, वो एरिया लिया जा रहा है, तो कई बार अभी रिसेंटली आप देख रहे, अभी न्यूज़ में आया होगा कि बैंगलोर में फ्लड्स आ गया और बड़े बड़ी इमारतें, बड़े बड़े जो अपार्टमेंट्स हैं वो भी हिले पड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो अंदर के एरियाज़ हैं जहाँ बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बने हुए हैं बैंगलोर में। तो ये जो भी जब हम पर्यावरण को कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उल्टा परिणाम जो है लोगों को भी देखने को मिलता है। राइजिंग ऑफ फ्लड्स, आए दिन फ्लड्स का आना, इतने सारे लोगों का बेघर होना, परेशान होना, ठीक है, उनकी रोज़ी रोटी छिनना, तो ये सारी चीज़ें जो है इसलिए हम जब भी कोई भी बड़ी परियोजनाएं बनाई जाएं या बनाई जाती हैं, उसका एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखना बहुत ही ज़रूरी है। दीर्घकालीन जिसे हम कहते हैं आधार उसका देखना चाहिए, समझना चाहिए। देन लास्ट पॉइंट है हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। कई बार देखा गया है कि जहाँ पे ऐसे ऐसे डैम्स बन रहे हैं, यहाँ सबमर्जेंस हो रहे हैं, वहाँ पे या वाटर लॉगिंग हो रही है, तो बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़, बहुत जो है अदर इकोलॉजिकल जो है इश्यूज़ भी राइज करते हैं। तो कुछ स्कॉलर्स ने और आईसीएमआर का भी जो स्टडी है उसमें भी ऐसा पाया गया है कि जब इस तरह के जो एरियाज़ हैं जहाँ पे ये गतिविधियाँ पाई गई हैं, तो वहाँ पे they have found that there are many you can say diseases which has erupted, and people they have fallen prey to such diseases। तो बहुत सारे लोगों को इनसे नुकसान भी हुआ है, और भी इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इन द सेंस कि हेल्थ इश्यूज़ के साथ साथ मैंने आपको बताया, ठीक है, कल्चरल हो गया, सोशल हो गया, जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, सॉइल इरोजन का मुद्दा है, फ्लड्स का मुद्दा है, अर्थक्वेक, सिस्मिक जो जोन्स हैं वो भी आजकल काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ेंगी, जितना हम इकोलॉजी को डिस्टर्ब करेंगे, उतना ज़्यादा इकोलॉजी हमें डिस्टर्ब करेगी। तो बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर दैट जब गांधी ने आलोचना की विकास की या विकास के मॉडल की, तो उन्होंने विकास को नहीं करा, ठीक है, विकास का आधार को, उस आधार को जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं देख पा रहा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं देख पा रहा, और उससे होने वाली जो समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं उसका जो हम कह सकते हैं समाधान नहीं कर पा रहा। तो उसका समाधान करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बारीकी से चीज़ों को समझें। पर्यावरण के साथ साथ विकास बहुत ज़रूरी है। तो विकास के जो भी आयाम हैं जिससे लोगों को, गरीबों को, वंचित समूहों का नुकसान होगा, तो उस पर भी सरकार को, पॉलिसी मेकर्स को ध्यान रखना चाहिए। और गांधी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि स्वराज का जो आधार है वो ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ से शुरू होता है, वो विलेजर से शुरू होता है, वो वंचितों से शुरू होता है, और ना कि डेवलप्ड से। तो इसलिए भी जो गांधी के जो पेपर है पूरा, गांधी एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, उसमें हमें क्रिटिक ऑफ डेवलपमेंट, जब हम नर्मदा बचाओ आंदोलन करें तो हम उसे फैक्चुअल ना करके, फैक्ट्स तो हमें सबको पता है कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कौन कौन से स्टेट्स दे आर देयर, कितने डैम का किस हाइट को लेकर के डिबेट्स हो रहे हैं, और भी जो फैक्चुअल डेटास हैं सबके पास हैं, पर हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और जब आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी होती है तब आप उसको अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। होप स्टूडेंट्स आई ट्राई टू डिलीवर properly and guide you in writing a good answer in understanding this topic, critique of development. If you have any issues, you can contact me, you can put your comment in the uh,
in the YouTube videos part chat box, and you please, if you like it, the channel, subscribe, share with your friends, and try to share with people who will benefit, who can't afford good coaching centers, जो ट्यूशन्स नहीं ले सकते, कई बार उनकी क्लासेस भी मिस हो जाती हैं, ठीक है, तो उन सब के साथ करो। और क्योंकि मुझे वीडियोस अपलोड करने में टाइम समय लगता है, पर आपके लिए ये चैनल है, बच्चों के लिए है, सब इससे जुड़े रहें और अपना जो भी पॉजिटिव जो है कमेंट्स फीडबैक दें, ठीक है। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।